बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों, आज मैं आप सबों के सामने लेकर के आई हूँ इस वीडियो में हमारे बायोलॉजी के सभी पांचों चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें कि एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में आते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है एसर्शन रीजनिंग से संबंधित। इसके अंतर्गत जैसा आप लोग शायद जानते भी होंगे कि दो कथन होते हैं, दो बातें होती हैं, दो लाइंस आपको दिए हुए होंगे, दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए होंगे जिनमें एक एसर्शन कहलाता है और दूसरा उसका रीजन कारण बताया जाता है। अब आपको दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपके पाठ से ही रहता है, टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं तो उनसे ही रिलेटेड बातें रहती हैं और आपको बस ये ध्यान देना होता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। एक पहले में होता है कि एसर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा है, उसके बारे में सही कारण बता रहा है। दोनों सही भी हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरे में होता है कि रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है लेकिन सही है। तो इसी तरह से तीसरा और चौथा 4 ऑप्शन है। आपको ध्यानपूर्वक दोनों सेंटेंस को, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और तब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सही जा रहा है। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देने से और आप कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा पढ़ते समय तो फिर आप उलझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आंसर से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में। सही है या गलत सोचिए। और दूसरा है उसका रीजन सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा जो है, जो माउथ में सिक्रीट हो रहा है सलेवरी ग्लैंड से, वो स्टार्ट करता है शुगर का डाइजेशन, माउथ में स्टार्ट कर देता है। अब ये आपको 4 ऑप्शन आते हैं और आपका करेक्ट आंसर जा रहा है ए। साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि सलेवरी आइलेज जो है वो डाइजेशन को स्टार्ट करता है जो सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और तब इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है ऑक्सीजन रिच ब्लड इज ब्राइट रेड। ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोलते हैं, वो तो ब्राइट रेड कलर का होता है। रीजन दिया हुआ है ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ भी आपको करेक्ट आंसर जा रहा है ए, क्योंकि ये कथन भी सही है, एसर्शन भी सही है और उसकी जो व्याख्या दी गई है वो भी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल। हार्ट के स्ट्रक्चर पे जाइए। आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। आर्टरी कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी हार्ट से बाकी बॉडी ऑर्गन में ब्लड को कैरी करती है, इसीलिए इसका वाल ठीक होता है ताकि प्रेशर के कारण वो फट ना जाए। तो ये यहाँ भी आंसर आपको ए जा रहा है, फर्स्ट आंसर ही हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं वेन्स हैव वॉल्व्स। वॉल्व्स वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व्स जो हैं वो बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है और इसीलिए आपका ऑप्शन फिर से जाता है ए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको थोड़ा उलट फेर ऑप्शंस में हो, ठीक है ना, तो आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लेना है कि कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ ए नहीं रट करके जाना है आपको, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। और उसका रीजन है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट अ सक्शन फोर्स।
यहाँ भी सेम चीज, आंसर जाएगा ए, क्योंकि ये बात सही है कि ट्रांसपीरेशन जब होता है तो एक फोर्स का डेवलपमेंट होता है और जिसके कारण रूट के थ्रू पानी अपवर्ड डायरेक्शन में सक किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्लांट्स हैव सेपरेट रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्लांट्स डू नॉट नीड मच रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बदल रहा है क्योंकि एसर्शन क्या कह रहा है कि प्लांट्स हैव सेपरेट रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब याद कीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या प्लांट में अलग अलग होते हैं? तो नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ तो स्टोमाटा ही दोनों काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इन ह्यूमन्स द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल देन द राइट वेंट्रिकल, और रीजन है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द इंटायर बॉडी। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है क्योंकि रीजन उसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट ब्रेक्स down the complex food molecule into simpler one and releases energy। तो ये सही है कि ए में दोनों सही भी है और रीजन उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, 9th क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल्स में क्रैम्प्स। तो ये बात सही है ना, मस्कुलर पेन जो होता है वो शुरू होता है, एंड रीजन है लेक ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में जब होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये सही है, इसलिए ये दोनों ही कथन सही हो और व्याख्या भी इसकी सही है, इसलिए आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, द असर्शन है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग इन हर्बीवोर्स, और उसका रीजन है हर्बीवोर्स नीड्स अ लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज रिच फूड। तो ये भी सही है, आपको चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। ये यूजुअली हम लोग सोचते क्या है, जो नहीं जानते हैं ना साइंस, वो मतलब इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़े रहते हैं, तो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं क्या कि मीट पचने में ज़्यादा वक्त लेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्टार्च के पाचन में ज़्यादा वक्त लगता है, स्टार्च को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा वक्त लगता है, और इसीलिए हर्बीवोर्स का जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको ख़त्म होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में आपको लगभग सारे टॉपिक्स कवर हैं, उनको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आप रिव्यू करते रहिएगा, तो साथ में हेडिंग आपके दिमाग में आता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, assertion reflex action are involuntary and occur without thinking, and reason है reflex action are controlled by the spinal cord। एकदम सही बात है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, इस पे हमारी इच्छा नहीं काम करती है। हमारा मन करेगा भी कि हम गर्म तवा को छूते रहें, लेकिन हमारा बॉडी जो है ना उसको मतलब अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं assertion impulses travel rapidly in the human nervous system। रीजन है नर्व इम्पल्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। आंसर 1 ए जा रहा है इसमें भी, क्योंकि दोनों सही भी हैं और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है रीजन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं assertion synapse allows impulses to be transmitted from one neuron to another। synapse क्या था, एक स्मॉल गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन। ठीक है ना,
और रीजन है ट्रांसमिशन अक्रॉस साइनेप्स अकर्स थ्रू द केमिकल मैसेंजर। तो साइनेप्स की वाली जगह पे ऐसे न्यूरॉन में क्या है कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन साइनेप्स के पास आकर के ये चेंज हो जाता है केमिकल फॉर्म में। तो इसको आपको याद रखना, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। तो ये इसमें भी ए सही है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, और उसका रीजन है सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस एंड इंटेलिजेंस। तो ये दोनों ही बात फिर से सही है। सेरिब्रम में क्या है ना कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है ना, एक्चुअली उनसे रिलेटेड सारा स्पॉट सेरिब्रम में ही सिचुएटेड होता है, और इसीलिए जो है ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसर्सन मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी activities such as heartbeat and breathing. Reason है, these activities are important for the survival and must occur continuously. तो ये है तो सही, ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन रीजन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर चला जा रहा है बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एसर्सन coordination in animals is maintained by the both nervous and endocrine system, और रीजन में है हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट द स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे भी सही है, एनिमल में ये दोनों ही सिस्टम आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमारा असर्शन है, एड्रीनलिन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, और एड्रीनलिन इंक्रीजेज हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड फ्लो टू द मसल ड्यूरिंग स्ट्रेस। ये भी सेम सही है। एड्रेनलिन हमारा जो है वो इमरजेंसी हार्मोन, जब कोई सडन कोई स्ट्रेस वाला सिचुएशन आता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में पढ़ाते समय वीडियो में बताया गया है कि मान लीजिए आप चल रहे हैं और कुत्ता आपके पीछे दौड़ने लगे, तो आपका उस समय जो पोजीशन होगा, तो अचानक से ऐसे पोजीशन आने पे हमारा हार्ट बीट, धड़कन तेज हमारी हो जाती है, हम पसीने पसीने हो जाते हैं। तो ऐसा आपको एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है, और इसीलिए इसको इमरजेंसी और हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमारा असर्शन है, प्लांट शूट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट और द प्रोसेस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सीजन हार्मोन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड एंड प्रमोट सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन जो होता है प्लांट के सेल में, वो ऑक्सीजन हार्मोन के प्रेजेंस की वजह से होता है, और इसी वजह से लाइट की तरफ, तो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है आपको शेड की तरफ, और तब शूट में वहाँ पे ज़्यादा सेल बन जाते हैं, जिसकी वजह से शूट जो है वो लाइट की तरफ आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ भी आपका आंसर जा रहा है ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे 19 क्वेश्चन पे। असर्शन है, रूट सोच पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो सेंसिटिविटी होती है, और उसका रीजन है रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। तो यहाँ पे नहीं है ये सही, क्योंकि रूट जो है ग्रेविटी की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। सूट अवे बढ़ता है पर रूट उसकी ओर बढ़ता है, इसीलिए आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि हमारा रीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन पे, और इस पार्ट के, इस लेसन के 10वें क्वेश्चन पे। यहाँ असर्शन है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स आर डायरेक्शनल, ठीक है, और रीजन है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स अकर ड्यू टू डिफरेंट ग्रोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन ऑर्गन। तो डायरेक्शनल मूवमेंट, जिसको कि हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसकी खासियत है कि ये पॉजिटिव भी होता है, दो तरह से काम करता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि ये दोनों साइड काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका जाएगा ए। तो इस तरह से इस पार्ट के भी हमारे 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन खत्म होते हैं असर्शन रीजन से संबंधित। अब हम हमारे
तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप गौर कीजिए, आपके ड्राइंग में सब कुछ है, तो ये सारे टर्म्स आप एक बार इसके साथ भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट एंड रिपीट प्री बोर्ड का टाइम है, इसके बाद हमारा फाइनल एग्जाम है। और आपको ये तो एसेशन रीजन से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी प्री बोर्ड में काम आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं पहले लेकर के आऊँ और इससे रिलेटेड जो फुल चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टर्म्स वाला वीडियो है वो भी आपको मेरे इस पे मिल जाएगा, लिंक पे मिल जाएगा, उसको सर्च कीजिएगा और देखिएगा, आपको लाभ हो इसी आशा में मैं ये कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 21 आ गया और इस चैप्टर का पहला असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। असर्शन बाइनरी फिजन इन अमीबा प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। सही है ना, बस लाइन पढ़ते के साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसलिए चैप्टर को रिपीट करना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिपीट करते रहना है। रीजन है बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये यूनिसेलुलर सेल है और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन ही होता है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन तो यहाँ करना नहीं है। सिंपली पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और 2 सेल बना लेता है। तो हमारा एक जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। असर्शन फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और रीजन है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे ये गलत है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर वो इसके थ्रू नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट स्पाइरोगाइरा क्या है ना कि सिंपल है, मल्टी सेलुलर है लेकिन सिंपल इसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसमें रिप्रोडक्शन इसके थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इंश्योर्स ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट। ठीक है ना, याद कीजिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन को। उसके बाद उसका रीजन है नो जेनेटिक वेरिएशन अकर्स बिकॉज ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। एकदम सही बात है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन वेजिटेटिव प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो नए प्लांट्स बनते हैं हम लोग पाते हैं, और ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है और इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स वाले न्यू ऑफस्प्रिंग हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे 24th क्वेश्चन पे। असर्शन बडिंग इन ईस्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ईस्ट में बडिंग हो रहा था ना, याद है? हाइड्रा में बडिंग हमने पढ़ा और ईस्ट में पढ़ा हमने बडिंग। और उसका रीजन है ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। तो स्पोर्स से होता है आपको ईस्ट में नहीं, ठीक है, और इसीलिए आपका ऑप्शन जाएगा सी। ठीक है, कि ये रीजन आपको गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन होता है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स से सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनते हैं। और उसका रीजन है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर। बिल्कुल सही रीजन है, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट फ्यूज करते हैं, इसलिए वेरिएशन के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन का नाम है और रीजन है टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल।
ये भी सही बात है क्योंकि इसका दोनों ही काम होता है, तो गैमेट बनाना और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कि जो चेंजेज होते हैं ना आफ्टर प्यूबर्टी उसको लाना इसका काम होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं assertion फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन द यूटेरस। यूटेरस में होता है फर्टिलाइजेशन, याद कीजिए, गड़बड़ाना नहीं है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और रीजन है यूटेरस प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये बात तो सही है, तो इसका मतलब रीजन सही है पर हमारा एसर्शन गलत है, ठीक है। तो यही है, टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से रिकॉल किए हुए रहेंगे ना तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आप फंस जाइएगा क्योंकि लगभग मिलती जुलती बात ही कही जाएगी यहाँ पे। तो टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज होने चाहिए और उसके लिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने अपने वीडियो में इस चीज़ की कोशिश की है कि मिनिमम आपको जितनी बातें याद होनी चाहिए उसको थोड़ा हाईलाइटेड करके बार बार आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। असर्शन प्लेसेंटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन बिटवीन मदर एंड फीटस। सही है ना? सही। और नेक्स्ट है रीजन mothers and fetus blood mix directly inside the placenta। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये जो होता है कैसे एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिक्स होता है ब्लड और ऐसा कुछ होता है, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसर्शन पे। मेंस्ट्रुएशन अकर्स इन द इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। एकदम सही बात है ना, क्योंकि एक तो हर एक मंथ बन रहा है, आफ्टर 28 डेज वो रिलीज हो रहा है लेकिन फीमेल के बॉडी में, लेकिन अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो फिर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग मतलब नहीं होती है, वो साइकिल रुक जाता है क्योंकि उसको बढ़ते हुए फीटस को वो इन्वायरमेंट देना है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग, वो ब्लड और साथ ही साथ यूटेरस का जो एक्स्ट्रा थिकनिंग वाल होता है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। उसका रीजन है द थिकन यूटेराइन लाइनिंग ब्रेक्स डाउन व्हेन प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स। फीमेल में दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो अगर प्रेगनेंसी यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एम्ब्रायो डेवलप करना शुरू करता है तो दूसरे हार्मोन की ज़रूरत तब पड़ती है और उसका यूज होता है और तब वो सही मात्रा में सीक्रेट होने लगता है सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक को बस बॉडी से रिलीज हो जाना होता है और इस हार्मोन का लेवल जो है गिरने लगता है, गिर जाता है। तो ए आपका आंसर सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे इस पार्ट से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन पे। एसर्शन यूजिंग कंडोम्स हेल्प्स प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। डिजीज और के वाले पोर्शन में जो हमने पढ़ा। और रीजन है कंडोम्स प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये भी सही है, इसमें भी मतलब दोनों सही भी हैं और सही उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा इस तरह से इस चैप्टर के भी 10 मोस्ट रिपीटेड एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यही इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को मैं लाऊं और आप वैसे तो जितना ज़्यादा पढ़ सकें जितना ज़्यादा, और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है ना कि फैक्ट्स को आपको एकदम दिमाग में याद रखना है। जिनको फैक्ट्स याद होगा उनको कहीं से कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे, ये मैं एक टाइप आपके सामने शो कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले चैप्टर पे आते हैं जो है हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हमारा
अगला क्वेश्चन, एसर्शन है ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सही बात है भैया, मम्मी पापा से ही तो कैरेक्टर्स आते हैं, बच्चों में आते हैं ना। और रीजन क्या है, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये भी सही है क्योंकि जीन ही ट्रांसफ़र होते हैं और जीन जो है अ सिंगल जीन कैरीज सिंगल कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। और वो जो मम्मी पापा से हमारे आते हैं ना, पेरेंट्स से हमारे आते हैं ना बच्चों में, तो वही कैरेक्टर को लेके आते हैं। तो इसलिए प्रायर केसेज में जो है मम्मी पापा से सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। अगर कहीं आपको डिफरेंस दिखता भी हो ना, तो बेसिक में जब जाइएगा ना, तो कहीं ना कहीं वो मदर और फादर से मैच करते हुए आपको नजर आएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसर्शन, सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन्स बाय द टाइप ऑफ स्पर्म्स दैट फर्टिलाइज द ओवम। और रीजन है ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, एक्स बियरिंग एंड वाई बियरिंग स्पर्म। तो ये भी सही है। हम जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी ना बायो की, तो हमारी एक ग्रेजुएशन के समय में, आप लोग तो बहुत पहले बहुत कुछ पढ़ ले रहे हैं, हम लोगों के समय में इतने डिटेल में इतने पहले नहीं पढ़ाया जाता था। तो मैं जब ग्रेजुएशन खुद कर रही थी ना, तब मेरी एक मैम ने ये बात कही थी, क्योंकि पहले गाँवों में और अभी भी बहुत सारे घरों में अगर लड़की पैदा होती है ना, तो उसके लिए औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो थोड़े डेवलप सोच के लोग होते हैं ना, डेवलप मेंटेलिटी के, वो तो ऐसा नहीं करते हैं और इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है जो भी है सब ठीक है। लेकिन जहाँ पे सच में बेटा बेटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है और डिमांड है बेटे की, तो वहाँ इन जनरल लोग औरत को ही, लड़की को ही इसके लिए दोषी कहते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना कि इसके लिए मेल आर रिस्पॉन्सिबल नॉट फीमेल्स, बिकॉज मेल हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जिसमें कि एक में एक्स होता है और दूसरे में वाई होता है। और जब वाई वाला क्रोमोजोम जो है ना, वाई क्रोमोजोम जा कर के फीमेल के पास, क्योंकि एक ही टाइप है एक्स, ठीक है, तो एक्स मिला तो बन जाती है गर्ल बेबी चाइल्ड, और अगर एक्स वाई मिला तो मेल बनता है, बॉय बनता है। तो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर एक्चुअली तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मेल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब डाउट क्लियर होना चाहिए और इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसर्शन, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। एकदम सही बात है ना, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जो कि हम लोग जन्म के बाद हमारे कोई फिजिकल चेंजेज हो जाता है किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी और इन्वायरमेंटल चेंज के कारण, तो वो इनहेरिटेड नहीं है, वो जीन से रिलेटेड चूँकि नहीं होता है, इसलिए वो इनहेरिटेड नहीं होता है। रीजन में आ जाते हैं, चेंजेज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कैन नॉट बी पास टू डीएनए ऑफ जर्म सेल। तो वो सही बात है, क्योंकि जो बॉडी सेल होते हैं ना, सोमेटिक सेल होते हैं, और वहाँ पे जो जीन उसके वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, वहाँ पे अगर कोई चेंज होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया था कि हम मसल का बिल्डअप अगर करता है कोई, तो अगर मान लीजिए फादर ने अपने खूब मसल बना लिए हैं जिम जा करके, अच्छा खाना उस तरह का खाना खा के, प्रोटीन रिच फूड खा के, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जो चाइल्ड बेबी पैदा होगी उसके द्वारा वो ऑटोमेटिकली उसके मसल्स होंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसको फिर से अगर बनाना होगा तो फिर से उसको भी कोशिश करनी होगी। तो इसी को एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं, और एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिटेड नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं हमारे एसर्शन पे, चाइल्ड कैन रिजेंबल ओनली वन पेरेंट फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट। और रीजन में आ गया, ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स ओनली वन एलील फॉर अ जीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे रीजन जो है उसका सही, दोनों सही हैं, लेकिन रीजन उसका जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रिजेम्बलेंस डिपेंड्स ऑन डोमिनेंस नॉट एलील नंबर, सो आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसर्शन, इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी आर क्लोजली रिलेटेड। इवोल्यूशन और हेरिडिटी क्लोजली रिलेटेड है या नहीं, थोड़ा आप भी सोचिए। ये नहीं कि सिर्फ
वीडियो पे ही डिपेंड रहिए। अपना दिमाग हमेशा खोल करके रखिएगा, चाहे आप सुन करके सीख रहे हो चाहे पढ़ करके सीख रहे हो, अपना सेंस ऑर्गन हमेशा खुला रखिएगा, ठीक है। तो रीजन क्या है? इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। एक्यूमुलेशन होता है और 2, 3, मोर देन 2, 3, 10, 20, आफ्टर 10, 20 जनरेशन जो है ना, उसके बाद जाकर के आपको वो इवोल्यूशन सच में दिखाई देने लगता है, ठीक है। असर्शन डोमिनेंट ट्रेट्स विल ऑलवेज बी मोर कॉमन इन अ पॉपुलेशन। तो सोचिए क्या होगा कि और रीजन है डोमिनेंट एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इवन व्हेन प्रेजेंट इन सिंगल कॉपी। तो आपका रीजन सही है लेकिन असर्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। असर्शन वेरिएशन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। सही है या नहीं? थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। और रीजन है इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेज। एकदम सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम, इसमें बैक्टीरिया का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है कि बैक्टीरिया में जो है ना वो चेंजेज आते चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो ज़्यादा हीट में भी सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं assertion offspring formed by sexual reproduction show greater variation। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते ही हैं, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है, जीन जो है, गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज करते हैं। रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन रिकम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। मैटरनल माँ की तरफ से, मदर से आया हुआ डीएनए और फादर से आया हुआ डीएनए, दो तरह का डीएनए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपस में फ्यूज करता है और तब ऑफस्प्रिंग तक आता है। तो इसलिए इसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ए हमारा ट्रू है। इन ह्यूमन डॉटर्स ऑलवेज इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर। और रीजन है ह्यूमन फीमेल हैव एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें क्या है कि दोनों ही सही है, लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन, इस पार्ट के अंतिम, इस वीडियो में दिए गए अंतिम असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पे। असर्शन जीन्स फॉर टॉलनेस आर डोमिनेंट ओवर जीन्स फॉर ड्वार्फनेस। सही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अपने दिमाग में आप याद कर लीजिएगा। रीजन है हाइब्रिड टी, एक कैपिटल टी एंड ए स्मॉल टी प्लांट्स ऑलवेज शो टॉल फिनोटाइप। तो ये भी सही है, क्योंकि डोमिनेंसी का तो वही कैरेक्टर ही होता है ना कि जो डोमिनेंट जीन होते हैं वो अगर सिंगल भी प्रेजेंट हैं तो वो अपने इफेक्ट को शो करेंगे फिनोटाइप पे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर और हमारे बोर्ड एग्जाम के बायो के लास्ट चैप्टर पे, आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड 10 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Assertion ozone layer protect life on the earth from harmful ultraviolet radiation। सही है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ओजोन, और वो जो है आपको ओजोन O3 O2 ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन O मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन करके ओजोन बनाता है, लेयर बनाता है। और ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट। सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये लेयर, और इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही है। और रीजन है प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। हर एक फूड चेन का पहला स्टेप जो होगा वो हमेशा आपको ऑटोट्रॉप्स होगा, और ऑटोट्रॉप्स जो कि यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना भोजन इन्वायरमेंटल चीज़ से, इनऑर्गेनिक चीज़ से खुद बना सकते हैं, ठीक है। सर्सन एनर्जी ट्रांसफ़र इन अ फूड चेन इज इनएफिशिएंट।
और रीजन है ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। तो ये भी सही है, आपको पढ़ाया गया है कि 90% जो है वो उस लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद यूज कर लिया जाता है उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेज में, केवल 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो पाता है। नेक्स्ट assertion, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द हाईएस्ट इन टॉप लेवल कंज्यूमर्स, और रीजन उसका है हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली थ्रू ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर की ओर जाते जाते हैं वो एक्यूमुलेशन हाई होता जाता है। तो ये भी आपको आंसर जाएगा ए, क्योंकि रीजन उसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट एसर्शन, डिकम्पोजर्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड। फूड पिरामिड के टॉप पे आपको डिकम्पोजर्स हैं, और रीजन क्या है, डिकम्पोजर्स ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन डेड मटेरियल। अब यहाँ पे आप बोलिए कि टॉप पे क्या रहते हैं डिकम्पोजर्स, याद कीजिए चैप्टर को, चैप्टर से रिलेटेड बात को, तो नहीं, इज फॉल्स, क्योंकि डिकम्पोजर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द फूड पिरामिड। इनको उसके फूड पिरामिड में तो ऊपर में क्या रखा जाता है, टॉप कंज्यूमर को, ठीक है ना, डिकम्पोजर को अलग से रखा जाता है, उनको इसमें शामिल ही नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्लास्टिक वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनके एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना। आसान सा है, कौन सा ख़त्म हो सकता है, कौन कौन आसानी से और कौन नहीं ख़त्म होता है। रीजन है प्लास्टिक कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना, इसलिए आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घटते जाएगा। फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल वाले सीक्वेंस को आपको याद करना है, ठीक है। वो सीधी नुमा स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर घटता चला जाता है। रीजन है अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेज टुवार्ड्स हाइयर ट्रॉपिक लेवल। ये भी बात सही है कि क्योंकि केवल 10% ऊपर की ओर ट्रांसफ़र हो पा रहा है, तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जा रही है और इसलिए नंबर जो है घटते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन डेप्लीशन इंक्रीज्ड इन द लेट 20th सेंचुरी, और उसका रीजन है एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज्ड क्लोरीन एटम दैट डिस्ट्रॉयड ओजोन। तो ये भी दोनों ही बात सही है, आप चैप्टर को ध्यान में रखेंगे, इन वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज मोर हार्मफुल देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या ये बात सही है? कुछ सोचिए थोड़ा सा, बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा हानिकारक होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल? बस ये सब सोचिए कि कितनी सिंपल सी बातें हैं, बस आपको वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। रीजन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेज क्विकली। तो आपको आर तो ट्रू है लेकिन ए फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इन अ ग्रास गोट लायन फूड चेन। सबसे सिंपलेस्ट फूड चेन का उदाहरण यही होता है ना। लायन रिसीव्स द लीस्ट एनर्जी और एनर्जी डिक्रीजेज एट द ईच ट्रॉपिक लेवल बिकॉज ऑफ हीट लॉस। तो इसमें भी सही बात है कि वो दोनों सही भी है और रीजन उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। और इस तरह से हमारा इन सभी पाठों से संबंधित 10-10 एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन से ख़त्म होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकते हैं और भी हो सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड। इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप रिवाइज करते रहेंगे, मेन थीम को, मेन जो आपको स्टेटमेंट्स हैं वो सारे याद होने चाहिए, तो आप इजीली इसको कर सकेंगे।